पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे हमने कहा था कि जनरल फॉर्म फर्स्ट टर्म A1 है, फिर A1 प्लस डी है, फिर A1 प्लस 2D है, और एंड सो ऑन। और इसकी nth टर्म हमारे पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर हमारे पास इस तरह से लिखा है तो इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसके टर्म्स के दरमियान हम साइन चेंज कर दें, यानी कॉमास की बजाय प्लस का साइन लगा दें, तो ये बन जाती है अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है जी। नाउ दिस इज अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है। ठीक है जी। अब अरिथमेटिक सीरीज जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इसका सम जो है वो आपने फाइंड करना होता है। ठीक है जी। सम ऑफ अ सीरीज। बल्कि जब भी सीरीज यूजुअली आता है तो इसका रिलेशन किसके साथ होता है? यू हैव टू फाइंड सम ऑफ अ सीरीज। अगर वो सीरीज अरिथमेटिक है तो डेफिनेटली हम इसको कहेंगे सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है जी। तो इसके मैं डिफरेंट फार्मूलाज आपको बता रहा हूँ कि अरिथमेटिक सीरीज के डिफरेंट फार्मूलाज कौन कौन से हैं हमारे पास, और कब हमने कौन से जो फार्मूला है इसको यूज करना है। ठीक है जी। तो देखिए जी, फर्स्ट हमारा फार्मूला है, इस सीरीज के सम को हम लिखते हैं Sn। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। सीरीज के सम को हम लिखते हैं Sn, और ये इक्वल होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सेकंड इसका जो फार्मूला है वो यूज करेंगे हम n/2 a1 प्लस an। एक थर्ड भी फार्मूला है जिस सीरीज का, वो यूज करेंगे हम n/2 a प्लस l। अब कब कौन सी सिचुएशन होगी और आप उस सीरीज का सम जो है वो फाइंड करेंगे? एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है जी कि सम या फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। लेट्स से वो आपको सीरीज दे देता है जी, 1+3+5 एंड सो ऑन अप टू, वो कहता है जी कि 15 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करें। अब अगर उसने सीरीज के अंदर आपको A1 भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी बता रखी है, तो आप फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज कर लें। देखिए, मैं जस्ट इस फार्मूला को यूज कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a1। A1 वहां 1 है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 15-1 वो हो जाएगा 14 इनटू द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 का है, इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट द सम ऑफ 15 टर्म्स। क्योंकि ठीक है, समझ आइए बात के नहीं मैंने क्या किया यहाँ। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो कहता है जी कि फाइंड सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज whose an is 3n+1। पहली बात तो ये कि उसने यहाँ पे सिर्फ सम कहा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ना बताए तो आपने Sn यानी n टर्म्स का सम फाइंड करना है, फिर आप लिखेंगे n/2। ठीक है जी। इसमें आप पहले a को 1 पुट कर दें, तो ये 1 पुट करने से a1 जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इस केस में जब आपको an गिवन हो तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। an 4 आ गया, हमारे a1 4 आ गया। an की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो 3n+1 है, वो इसमें पुट करके तो सॉल्व कर लें। हाँ अच्छा, अगर वो इसी क्वेश्चन में कह देता कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, कि आप 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, तो वो भी इजी है। जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 10 पुट कर दें, तो ये 10 टर्म्स का सम हो जाएगा। देखिए, हम लिखेंगे S10 इज इक्वल टू 10/2 4 + 10 इंटू 3 30+1, तो ये 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। सॉरी 4 कैसे ठीक है आया? जी, समझ आ रही है बात? बेटा n को 1 पुट करें ना, ये an में, अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n को 1 पुट करना है। ठीक है जी।
ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट। आगे चलें जी। अगर आपको सीरीज के अंदर A1 यानी फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड L फॉर द लास्ट टर्म, कि सीरीज की फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म का भी आपको पता हो, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी। देखिए आपसे क्वेश्चन वो इस तरह का कर सकता है, कहता है जी कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, के फर्स्ट जो 100 है नेचुरल नंबर्स, उनका सम फाइंड कीजिए। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो डेफिनेटली 1 होगा, और लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, वो 100 होगा, और ये टोटल कितने होंगे, 100 होंगे। तो हम लिखेंगे S100 इज इक्वल टू 100/2 इनटू फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर 100 है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 100 नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। तो जी क्लियर है पॉइंट ये भी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, जिसमें हम इस फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कहता है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 200 एंड 400, कि 200 और 400 के दरमियान जो 3 के मल्टीपल है उनका सम बताइए। पहली बात तो यह है कि हमें वो नंबर लिखना पड़ेंगे जिनका सम हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, वो कौन से नंबर होंगे जी। पहला नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है और वो 200 के बाद आता है, वो कौन सा नंबर होगा जी। 201। जी बिल्कुल ठीक है जी, 201 वो फर्स्ट नंबर है जो कि 200 के बाद आता है और 3 का मल्टीपल है। अगला नंबर कौन सा आएगा, डेफिनेटली 3 ऐड करते जाए, 204 आ जाएगा, फिर 207 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब बताएं 400 से पहले जो लास्ट नंबर जो 300 का मल्टीपल है वो कौन सा होगा। कि मुझे बड़ा आसान है। हाँ 399। तो देखें ये आपको फर्स्ट नंबर भी पता चल गया, लास्ट नंबर भी पता चल गया। आप लिखेंगे SN इज इक्वल टू N/2, फर्स्ट नंबर 201, लास्ट नंबर है 399। ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है कि आपको एन का नहीं पता। अब एन आप फाइंड कर सकते हैं वेरियस मेथड से, ये चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एन आप कंप्यूट कर सकते हैं जी। क्या आएगा देख सकते हैं जी, एन क्या आएगा। लास्ट नंबर आपके पास AN 399 है, फर्स्ट टर्म 201 है, N-1 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस 3 का है। तो यहां से आप एन कंप्यूट करके यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन इसमें फिर भी हमारी हेल्प हो रही है कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का पता है, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको निकालना पड़ेंगी चाहे कोई भी फार्मूला यूज करें, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप किस नेचर का आता है। ठीक है जी, इज इट क्लियर। सर किसमें। नहीं बेटा, हाँ वो तो अलग बात है ना, दैट इज अनदर सिचुएशन के आंसर उसने क्या लिखा है, लेकिन आंसर वो परफेक्ट नंबर भी तो लिख सकता है ना, वो किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। सर ठीक अगर है वो जी, अप टू इन्फिनिटी कह दे तो, क्या करें। अगर अप टू इन्फिनिटी का सम कह दे तो। नहीं वो इनफाइनाइट, अरिथमेटिक में नहीं आप फाइंड कर सकते, वो ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट होती है, अरिथमेटिक इनफाइनाइट का सम आपके सिलेबस में नहीं है सही, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे, इसको इनफाइनाइट तक नहीं लेके जाएंगे। वो ज्योमेट्रिक है, उसके बारे में बात करेंगे जब वो आएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा जी। जी बोलिए, बोले बोले। जी बोलिए जी, क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं। चलें जी, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपको SN गिवन हो ऑफ
एन अरिथमेटिक सीरीज, वो साथ बताएगा कि कौन सी सीरीज है। फिर वो कह रहा है कि इसकी थर्ड टर्म बताएं क्या है। तो देखिए आप एस एन में पहले एन को 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, सो दिस इज 1। और फर्स्ट टर्म का सम हमेशा फर्स्ट टर्म ही होती है। ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। फर्स्ट टर्म का सम हमेशा क्या होती है जी? फर्स्ट टर्म ही होती है। ठीक है, अब चलते हैं एस टू, एन को 2 पुट कर दें, क्या आ जाएगा देखें, 2 इंटू 2 स्केयर माइनस 2, ये आ गया 2 इंटू 4 यानी 8 माइनस 2, तो ये आ गया 6। अब यहाँ बहुत केयरफुल रहना है, 6 जो है ये सेकंड टर्म नहीं है बल्कि ये सम ऑफ टू टर्म्स है, A1 प्लस A2, क्योंकि S2 आपने फाइंड किया है। ठीक है जी, तो अब इसमें अगर आप A1 की वैल्यू पुट कर दें विच इज 1, तो एक्चुअली हमारे पास जो A2 आएगा वो आएगा 5। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5 है, बताएं जी थर्ड टर्म क्या होगी। उसके लिए आपको S3 फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जस्ट कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो अगला नंबर आ जाएगा। बताइए जी क्या होगा आंसर? 9। ठीक है जी, 4 ऐड कर दें 9 आ जाएगा। फोर्थ टर्म पूछी है तो 13 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म पूछी है तो क्या हो जाएगा जी? 17 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म पूछी है तो 21 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म पूछी है 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन। डिपेंड करता है उसने पूछा क्या है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि S2 जो होता है ये A2 नहीं होता, ये हमेशा A1 प्लस A2 होता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलें फिर। अच्छा जी, सम टाइम वो आपको कहेगा कि लेट्स से देयर आर 3 numbers in arithmetic progression, देयर सम इज दिस, देयर प्रोडक्ट इज दिस, या कुछ इस तरह की बात करेगा। इसी तरह से वो आपसे कहेगा कि 5 numbers आर इन एपी या 7 numbers इन एपी। जब आपने ऑड नंबर एपी में एज्यूम करने हो, सपोज करने हो, तो हमेशा आप सेंटर से यानी ए से शुरू करेंगे, इसमें डी ऐड कर देंगे, इसमें से डी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 numbers एपी में आ गए। 5 नंबर एज्यूम करने हो तो सेम सिचुएशन, ए से शुरू करेंगे, डी ऐड करेंगे, डी इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो 2D आ जाएगा, फिर डी माइनस कर देंगे तो इधर ए माइनस 2D, तो ये 5 नंबर आ गए, एंड सो ऑन। आप इसी तरह 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर भी इवन एपी के अंदर सपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी वो इवन नंबर एज्यूम करने को कहे, ठीक है जी, इवन नंबर इन एपी, जैसे 2 numbers आर इन एपी, ठीक है, या वो कहता है कि 4 numbers आर इन एपी, के 4 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, आपने हमेशा ए माइनस डी से स्टार्ट करना है और ए प्लस डी, यानी 2 numbers ये होंगे। अगर वो कहता है कि 4 numbers हैं तो 2 नंबर यही होंगे, ए माइनस डी, इधर लेंगे आप ए प्लस डी, फिर इसमें आपने 2D का डिफरेंस ऐड करना है, यानी यहाँ लिखेंगे ए प्लस 3D और इधर लिखेंगे ए माइनस 3D। 6 एज्यूम करने हैं तो इसी तरह इनको लेस या ग्रेटर आप करते जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर कि वो कितने नंबर आपको सपोज करने को कह रहा है। जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि द 3 numbers इन आर एपी, देयर सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो इंतहाई आसान है। आपके लिए 3 नंबर अगर आपने एज्यूम करने हैं तो वो ये होंगे, ए प्लस डी और इधर लिखेंगे ए माइनस डी। अब वो इनका कह रहा है कि सम जो है वो 24 है। जब भी वो कह दे कि इतने नंबर एपी में है और उनका सम ये है, तो याद रखें उतने टाइम्स ए जो है वो सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी विच इज 8। लेकिन यहाँ ए का मतलब हरगिज हरगिज A1 नहीं है, ए जो है ये मिडिल टर्म होती है, सेंटर में होता है। अब आपको चाहिए इसमें डी की वैल्यू, उसके लिए दूसरी कंडीशन उसने दे रखी है कि इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मैं ए की जगह अगर 8 लिख लूं तो ये बनेगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, एंड इट इज गिवन कि ये 440 है। ठीक है जी, इसको आप 8 से कर दें डिवाइड, तो ये 8 5 जार 40, 8 5 जार 40,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 64 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 55. सो दिस इम्प्लाइज डी स्केयर इज इक्वल टू 9. तो डी जो है वो यहाँ पे आ गया +-3. अब आप यहाँ पुट कर दें तो नंबर आ जाएंगे आपके पास, लेकिन वो सारे नंबर नहीं पूछेगा. कभी कॉमन डिफरेंस पूछ लेता है, कभी फर्स्ट नंबर पूछ लेता है, कभी लास्ट नंबर पूछ लेता है, कभी मिडिल नंबर पूछ लेता है. तो इन सब में से सबसे आसान है ए की वैल्यू. वो मैंने बताया कि अगर सम गिवन हो तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि उतने टाइम्स जो ए है वो इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स है. ठीक है जी. इस तरह के की पॉइंट आपसे क्वेश्चन में वो पूछ सकता है जी. हाँ जी, 3 नंबर है, 3 है. अगर 4 होंगे तो 4a इज इक्वल टू 24 कर दीजिएगा. 5 होंगे तो 5a इज इक्वल टू 25 हो जाएगा. ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास, ये 24 जो भी है. सर ये 440 किस तरह आया? ये क्वेश्चन में गिवन है कि देयर प्रोडक्ट इज 440. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया है आपको. एक्सरसाइज 6 पॉइंट कौन सी है जी, 4 से. कि देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, their sum is 24 and their product is 440. Then find the numbers. Okay. ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट कि अगर 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी नंबर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सपोज करने हो तो उन्हें इस मेथड से, इस टेक्निक से आप सपोज करेंगे और आगे चलेंगे. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक सीरीज. अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी. दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं जी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये होता है जी कि हम हर टर्म जो है वो ऑब्टेन करते हैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके. जैसे देखिए 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 इंटू 2 4 है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन. सो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 है. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर फर्स्ट टर्म a1 है तो इसको एक कांस्टेंट नंबर r से मल्टीप्लाई करते जाएं. a1r स्क्वायर, a1r क्यूब एंड सो ऑन. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये जो r है इसको हम कहते हैं जी कॉमन रेशियो. और कॉमन रेशियो ऑब्टेन करने का मेथड ये होता है कि किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दें. तो दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो. जैसे यहाँ पे देखें ऊपर, तो 16 को आप 8 पे डिवाइड करें या 32 को 16 पे डिवाइड करें, वट एवर, तो आपके पास कॉमन रेशियो जो है वो 2 आएगी. ठीक है जी. इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके पास जनरल टर्म का फार्मूला है. ठीक है जी. व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इसकी जनरल टर्म का फार्मूला है जी an इज इक्वल टू a1r पावर n-1. an इसमें क्या होता है जी, दैट इज द nth टर्म. ठीक है जी. a1 क्या है जी, दिस इज फर्स्ट टर्म. r अभी हमने बात की, दिस इज कॉमन रेशियो. आवाज आ रही है आपको मेरी? और ये जो n है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स. अब इन बातों से आप हो सकता है फेमिलियर हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर an कभी 0 नहीं होगा. सिमिलरली a1 कभी 0 नहीं हो सकता. कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं हो सकती. और n यानी नंबर ऑफ टर्म जो है दैट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर करना चाहिए ये. ठीक है जी. तो इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं. कुछ क्वेश्चन करते हैं जी जीपी के. जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि 3 6 12 एंड सो ऑन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. आप इसकी 7th टर्म फाइंड करें. ठीक है जी.
तो एक तो मेथड ये है कि जी हम लिखेंगे कि A7 जो है वो A1 R पावर 6 के इक्वल है। लेकिन अगर आप देखेंगे जीपी, अगर वो आसान सी जीपी है, कोई बहुत लेंथी डिफिकल्ट नहीं है, जैसे यहाँ देखें तो 3 इंटू 2 6 है, 6 इंटू 2 12 है, तो अगली टर्म्स आप वैसे ही लिख लें बजाय इसके कि हम फार्मूला लगाएं। 12 इंटू 2 क्या आएगा जी 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 2 कितना बना जी 192। तो ये वैसे ही आप 7th टर्म तक पहुंच गए, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है। हाँ, अगर वो यहाँ पे कहता कि A17 बताएं, तो फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम फार्मूला यूज कर लें। A1 यहाँ पे 3 है, कॉमन रेशियो 2 है, इसकी पावर 16, ये चूंकि बहुत बड़ी टर्म बननी है, तो फिर इस केस में हम जो है फार्मूला का हेल्प लेंगे। ठीक है जी। एक तो ये इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वही टाइप है क्वेश्चंस की जो आप पहले कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी, लाइक दिस। वो कहते हैं जी इफ A4 जो है ये आपके पास है 8/27 एंड लेट्स से A7 एक 7th टर्म है और वो है 64/729, देन फाइंड कीजिए कि A10 क्या है। या वो आपसे कह सकता है फाइंड कीजिए A1 क्या है, या फाइंड कीजिए कॉमन रेशियो क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई स्पेसिफिक टर्म पूछ ले, कॉमन रेशियो पूछ ले। अब यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कॉमन रेशियो कंप्यूट करने का, ठीक है जी, और वो आपको हेल्प करेगा कि कोई भी अगर आपने अननोन टर्म फाइंड करनी है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है जी, इसको जरा समझ लीजिएगा। करना आपने क्या है, आपने इन टर्म्स के जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस ले लेना है। 7 और 4 का डिफरेंस आता है 3। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? अच्छा, इस 3 को आपने आर की पावर में लिख देना है और इक्वल क्या करना है, ये चूंकि आर रेशो है, अब आपने इन दोनों वैल्यूज को रेशो लेनी है, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कल मैंने आपको बताया था कि उनका क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लेंगे जी, इनका रेशो लेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको यूं लिखेंगे, देखिए 64/729 डिवाइडेड बाई 8/27। ये समझ आइए जी मैंने क्या किया है। ठीक है, डिवीजन को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है जी, तो देखिए जी 8 जो है वो 8 टाइम्स 64 होता है, 27 टाइम्स 729 होता है। 8 बेसिकली 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। इसे आप इन शॉर्ट 2/3 क्यूब भी लिख सकते हैं। पावर्स अगर सेम हो, ये भी पावर 3 है, ये भी पावर 3 है, तो बेसिस भी सेम होती हैं, तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गई 2/3। अब आपने कंप्यूट करनी है जी 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास A1 का होना जरूरी नहीं है। 10th टर्म आप इस तरह फाइंड करेंगे कि A7 को R की इतनी पावर से मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों नंबर मिलके 10 बन जाए। ठीक है, बताइए R की किस पावर से मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। वेरी गुड, तो यहाँ आ जाएगा R क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 64/729 इंटू 2/3 क्यूब, तो ये A10 आ गया। लेकिन चले, अगर वो क्वेश्चन में पूछ ही लेता है कि A1 बता दो, अब आप ये देखें कि आपके पास A1 के नियरेस्ट इन दोनों में से कौन सी टर्म है। वैसे तो किसी भी टर्म से आ जाएगा, लेकिन नियरेस्ट टर्म जरा हमारे लिए ज्यादा एडवांटेज देती है। तो इसके नियरेस्ट जो टर्म है वो है A4। A4 को बताएं आर की किस पावर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों नंबर ऐड होके 1 बन जाएं। 5 माइनस माइनस 1 बनना, 1 बनाना है। 3 नहीं होगा, वो तो 7 हो जाएगा। -3 हाँ जी, -3। वेरी गुड, -3, बिल्कुल ठीक है। तो A4 आपके पास क्या है जी, 8/27 और R है 2/3, इसकी पावर है -3। अच्छा, पावर को अगर पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे जी, बोले? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये पावर 3 हो गई। 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गई।
ठीक है, अब देखें आपने आर भी निकाल लिया, A10 भी फाइंड कर लिया, A1 भी, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन में कोई एक चीज आपको को वो फाइंड करने को कहेगा तो परेशानी की बात नहीं है, वो एक चीज आप फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? जी सर। चलें जी, आगे चलते हैं। एक इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं उस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करूंगा और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो आपको बताऊंगा। मैं उसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ। कहता है जी कि द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल decreases 10% every day, what will be its value after 5 days if it is now rupees 10,000? कि अब अगर इसकी जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो 10,000 है, तो 5 दिनों के बाद इसकी अमाउंट क्या होगी? पहला की पॉइंट, अगर आपके क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात की गई हो और वो परसेंटेज में गिवन हो, तो समझ जाएं कि ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि ये जीपी से सॉल्व होना है, उसने तो जस्ट एक क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, आपने खुद इसका एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करेंगे? आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग रेट है या डिक्रीजिंग रेट है और वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें जो 9 की अमाउंट होगी ये हमेशा उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होगी, यानी फर्स्ट टर्म इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो A1 है वो 10,000 है। तीसरी चीज, आपको जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अमाउंट गिवन है वो बेसिकली परसेंटेज है। आपको चाहिए आर यानी कॉमन रेशियो। तो परसेंटेज को कॉमन रेशियो बनाने का मेथड ये है कि अगर वो डिक्रीजिंग रेट है तो 100 में से उस नंबर को माइनस करके 100 से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9। ठीक है जी। अगर मैं साथ साथ दूसरी बात भी बता देता हूं कि अगर ये इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है जी, कि उसने साथ मेंशन किया हो कि नहीं भी ये इंक्रीजिंग बाई 10% है, तो फिर कॉमन रेशियो बनाने का मेथड ये है कि 100 में उस नंबर को ऐड करें और 100 से डिवाइड कर दें, तो उस केस में आपके पास जो आर यानी कॉमन रेशियो है वो ये आ जाएगी। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डिफरेंस याद रखिएगा। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगली बात उसने यहाँ पे ये कही है कि व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 5 डेज। ठीक है जी। तो अब हमने लिखनी है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जहां पे टाइम इन्वॉल्व होगा, हर क्वेश्चन में नहीं, जहां क्या चीज इन्वॉल्व होगी, टाइम इन्वॉल्व होगा, उस टाइम के लिहाज से जो नंबर ऑफ टर्म है वो दिए हुए टाइम से हमेशा एक ज्यादा होगी। यानी अगर 5 डेज हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स आप 6 लेंगे। ठीक है जी। फार्मूला फिर आपका वही है, an इज इक्वल टू a1r⁻n-1। तो a6 आपके पास आ जाएगा जी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 पावर 5। ठीक है जी। आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्यों, यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। सर एक दफा आर का बता दें, ये किस तरह निकाला हमने? आर ये है कि अगर आपको रेट जो है वो परसेंटेज में गिवन हो, तो आपने देखना है ये कि कौन सा रेट है। एक तो है डिक्रीजिंग रेट होगा, तो फिर आपने 100 में से वो नंबर माइनस कर देना। 10% है ना यहाँ, तो 100 में से उस नंबर को माइनस किया, 100 उसमें हमने डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग रेट होता तो फिर 100 में हम प्लस कर देते, माइनस की बजाय यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, वो जितने परसेंट भी है उतने ठीक है परसेंट प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, उतने परसेंट प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ठीक है सर सर सर, जी। चाहे डिक्रीज हो रहा हो रेट, चाहे इंक्रीज हो रहा हो, एन हमेशा इंक्रीज करना बाय 1। सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात बेटा, क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं आप?
सर मैं कह रहा हूँ अगर चाहे रेट डिक्रीज कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ, हमने n की पावर हमेशा एक बढ़ानी है। n की पावर नहीं, n की वैल्यू, ठीक है, यस सर, n n की की, वैल्यू। हाँ जी, n की वैल्यू, ठीक है। उसमें भी वैसे हमेशा नहीं बढ़ानी, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर आफ्टर के सेंस में आए कि इतने दिनों के बाद, ठीक है, इतने टाइम के बाद, ठीक है, फिर बढ़ानी है। अगर बिफोर आ जाए तो फिर नहीं बढ़ानी, फिर उतना ही रखना है। अगर यहाँ होता ना बिफोर 5 डेज, तो फिर आप n को 5 ही रखेंगे, फिर उसको इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। अगर आफ्टर के सेंस में कोई भी वर्ड यूज कर ले, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है जी, या 5 डेज एगो, इस तरह का कोई वर्ड वो यूज कर लेता है कि जिसमें आफ्टर की सेंस में कोई बात आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर बिफोर की सेंस में आएगा तो फिर आपने n की वैल्यू 5 ही रखनी है, फिर उसको इंक्रीज नहीं करना, ठीक है जी। थैंक यू सर। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। इन बातों को याद रखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक की पॉइंट और याद रखें, अगर वो कहता है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो फौरन आपने बी ओवर ए को डिवाइड करके सी ओवर बी के इक्वल पुट कर देना है। तो जो भी कंडीशन आपको रिक्वायर होगी वो कंडीशन वहां से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वो कोई वैल्यू पूछेगा, कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ सकता है, तो वो फौरन आप उस कंडीशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। अगर वो एपी में हो तो हमने बात की थी कि वो क्या होगा जी, उनका कॉमन डिफरेंस आपने इक्वल पुट करना है। जीपी में हो तो इनकी कॉमन रेशो लेके आपने इक्वल पुट कर देनी है, ठीक है जी। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यही की पॉइंट असल में बेस बनता है ज्योमेट्रिक मीन की। अगर आप देखें इसको सॉल्व कर लें तो ये बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। तो बी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो ये जो मिडिल नंबर है इस केस में वो इसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, कि अगर आपके पास दो नंबर हैं कोई भी, ठीक है, लेट्स से दे आर ए एंड बी, तो इनके ज्योमेट्रिक मीन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के इक्वल होगा। यहाँ तीन नंबर हैं तो मिडिल नंबर इनका ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। दो नंबर हो तो मिडिल नंबर जो है वो आप फाइंड करेंगे अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए बी से। लेकिन अगर तीन नंबर है तो मिडिल नंबर उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। शर्त ये है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हो। जैसे देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि जी 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो सॉल्व किए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं कि 6 इनका ज्योमेट्रिक मीन है। लेकिन अगर वैसे ही वो दो नंबर आपको दे देता है, वो कहता है जी कि एक नंबर ए है एंड लेट से वो 2 है, दूसरा नंबर बी है, लेट से वो 8 है, आप इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, आप लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 8, तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस 4, ठीक है। सम टाइम वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि नहीं जी आप पॉजिटिव बताएं या सिर्फ नेगेटिव बताएं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर है वो आप कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है जी। सेम सिचुएशन हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, यहाँ भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है जी कि वो कहता है कि इंसर्ट करें या फिर फाइंड करें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन लेट्स से 3 एंड 96। तो देखें ये 3 इसकी फर्स्ट टर्म होगी, 4 इसके दरमियान मीन आएंगे, दो नंबर ये बजाते खुद हैं, तो 96 जो है ये 6th टर्म बन जाएगी। आपको चाहिए सिर्फ कॉमन रेशो, उसको फाइंड करने का शॉर्टकट आपको बता चुका हूँ। ये फर्स्ट टर्म है, ये 6th टर्म है, इनका डिफरेंस ले लें तो 5 आएगा, आर की पावर में लिख दें इक्वल टू आप इन दोनों नंबर्स की रेशो यानी 96 को 3 से डिवाइड करें तो ये बनता है 32। 32 जो है ये 2 की पावर 5 होती है, तो आर यानी कॉमन रेशो आपके पास 2 आ गई। अब इनके दरमियान जो 4 ज्योमेट्रिक मीन आने हैं वो लिखने बड़े आसान है। देखिए फर्स्ट नंबर 3 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 22 को किया 48, तो दीज आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब आपके क्वेश्चन ठीक होने की निशानी ये है कि 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 96 आना चाहिए, जो कि इस सीक्वेंस का आखिरी नंबर है यानी लास्ट नंबर है,
क्यों जी, समझ आ गई ये बात कि नहीं आई? Yes, sir. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड के अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन टू नंबर्स, वो जितने भी कहे, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, हाँ बस ये है कि सम टाइम वो पॉजिटिव कह देता है, सम टाइम नेगेटिव कह देता है। ठीक है जी, यहाँ पे चूंकि नेगेटिव तो आ नहीं रहे, तो हमने जो भी पॉजिटिव मीन हमारे पास आए हैं वही वैल्यूज इसकी लिख दी। इज दैट क्लियर जी? इसी तरह वो एक क्वेश्चन जो कल हमने अरिथमेटिक मीन के लिए किया था, वो इसके लिए भी आ सकता है। वो आपसे कह सकता है जी कि ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी, तो यहां भी आप इसे बैक सॉल्व करेंगे, 0 पुट करके देखें, 1/2 पुट करके देखें, -1/2 पुट करके देखें। ठीक है जी, 1 पुट करें तो ये a प्लस बी ओवर 2 बनेगा, 0 पुट करें तो ये भी जीएम नहीं बनता। बेसिकली जीएम का मतलब है कि आपने इसको बनाना है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब है कि आपने a की पावर भी 1/2 बनानी है और b की पावर भी 1/2 बनानी है। अल्टीमेट आंसर आपका ये आना चाहिए। 2 ऑप्शन बच गई हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरा खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी, इज इट ओके जी? Yes, sir. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं जी। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन के बाद हम डिस्कस करेंगे जी ज्योमेट्रिक सीरीज को। सीरीज जो मैंने, ज्योमेट्रिक मीन का सम का फार्मूला नहीं है, वो प्रोडक्ट का फार्मूला है, वो पढ़िएगा क्या होता है। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान जितने भी ज्योमेट्रिक मीन हो, उन सब के प्रोडक्ट का जो nth रूट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब ये थोड़ी सी मुश्किल कहानी है, जरा पढ़िएगा, फिर आपको बताऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, फिलहाल आप ज्योमेट्रिक देखिए, सीरीज हर जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे सम पूछे वो आपसे। ठीक है, पूछ भी सकता है सम, उसके लिए फिर हमें ज्योमेट्रिक सीरीज चाहिए होगी, फिर हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज देख लेते हैं जी क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है? अगर हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज के दरमियान कॉमास की बजाय क्या लगा दें, सम का साइन लगा दें अप टू a1 r पावर n माइनस 1, यानी nth टर्म तक, तो ये बन जाएगी आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना हो तो इसके दो फार्मूले हम यूज करते हैं। फर्स्ट फार्मूला है Sn इज इक्वल टू a1। ठीक है जी, क्या होता है जी फर्स्ट फार्मूला इसका, याद हो किसी को? a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है जी, सेकंड फार्मूला ये है Sn इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट फार्मूला तब यूज करेंगे जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 हो, और सेकंड फार्मूला तब यूज करेंगे जब कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है जी, दोनों सेम क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, दोनों सेम लग रहे हैं, सर अगर इक्वल टू 1 हुआ फिर यूज ही नहीं होगा। कॉमन रेशियो 1 अगर हो जाए तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है, फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है। ठीक है, आपने अच्छा मुझे याद दिलाया। कॉमन रेशियो जो है वो 1 नहीं हो सकती। कॉमन रेशियो 1 हो तो इट इज नो मोर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी या अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। फिर हम इसके ऊपर अरिथमेटिक सीरीज का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं? ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलें जी, एक क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है जी कि 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 अप टू 9 टर्म्स
कि इस सीरीज को 9 टर्म्स तक आप ऐड करें, तो देखिए इसमें A1 जो है वो हमारे पास 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 है। तो कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 से कंपेयर करें तो ये लेस देन 1 है। ठीक है जी। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वन। हम लिखेंगे S9 इज इक्वल टू A1 विच इज 1 minus 1/3 power 9 divided by 1 minus 1/3. Now you can simplify it. Sometime वो आंसर इसी फॉर्मेट के अंदर लिख देता है, तो परेशानी की बात कोई नहीं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर जी? सर अगर R1 होगा तो AP बनेगी, तो उसकी जो हमारे पास फिक्स नंबर ऐड करेंगे वो 0 होगा। नहीं बेटा, वो नहीं होगा। देखें R एक ही केस में 1 हो सकता है अगर सारी टर्म्स सेम हो। चलें वो भी क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ। ये ले 3 + 3 + 3 + 3 अप टू लेट्स से 20 टाइम्स या 20 टर्म्स। आप बताएं इसमें कॉमन रेशियो क्या है, बताइए। सर 1 1 कॉमन रेशियो यहाँ पे 1 है। ठीक है जी। कॉमन रेशियो अगर 1 हो तो यू कैन नॉट यूज ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हम इसको कहेंगे कि हम ज्योमेट्रिक सीरीज कंसीडर नहीं करते, हम इसको अरिथमेटिक सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। और अरिथमेटिक सीरीज ये ऐसी है कि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो गया है। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया है? 0 हो गया है। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो तो वो एक ही केस हो सकता है कि सारी टर्म सेम होंगी। अब सारी टर्म्स अगर सेम हो तो इनका सम फाइंड करना दुनिया का आसान तरीन काम है। जो भी नंबर ऑफ टर्म है 3 और इसमें जो टोटल टर्म्स है इसको टाइम 3 को 20 टाइम्स कर दें तो ये इसका सम आ गया। ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, 0 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यार 0 को क्यों ऐड किया हूँ? आगे बढ़ जाए 0 को ऐड करते हुए। आसान तरीके आप ज़हन में रखें, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। मैं आसान बनाता हूँ, आप मुश्किल कर लेते हैं। आप इसका आसान सा ये सिचुएशन याद रखें ना कि सारी टर्म्स अगर सेम हो जाएं तो फिर ये अरिथमेटिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होती। इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला अप्लाई नहीं होता, सम का फार्मूला अप्लाई नहीं होता इन अदर सेंस। ठीक है जी। तो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक सीरीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है और वो है कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की लास्ट टर्म ही ना लिखी हो उस केस में हम इसे कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह की होती है जी, A1 स्क्वायर अप टू सो ऑन। कुछ ऑथर एंड पे इन्फिनिट लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते, सारी बातें ठीक है। ठीक है जी। अब इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के वेरियस केसेस हैं। अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए तो आपने सबसे पहले इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। अगर आपके पास कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी सीरीज को कहते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। क्या कहेंगे जी? डाइवर्जेंट सीरीज। और डाइवर्जेंट सीरीज यू कैन नॉट फाइंड इट सम, आप इसका सम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आपने कॉमन रेशियो फाइंड की और वो आपके पास आ गई 1, ठीक है जी, लेट्स से आपके पास कॉमन रेशियो 1 आ गई, उस केस में भी ये डाइवर्जेंट सीरीज होगी। हम इसको डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे एंड यू कैन नॉट फाइंड इट सम। ठीक है जी। तीसरा केस नहीं लिख सकते बेटा, सम इन्फिनिट नहीं होता। यू कैन नॉट से कि सम इन्फिनिट, हम कहेंगे कि नो सम। और अगर आपके पास -1 आ गया कॉमन रेशियो, मैं पहले इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपने कॉमन रेशियो कंप्यूट करनी होती है, उस केस में हम इसको कहते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। अगर आपके पास कॉमन रेशियो क्या आ जाए, -1 आ जाए, और ऑसिलेटरी सीरीज का भी आप सम फाइंड नहीं कर सकते। फोर्थ केस है जी कि आपने कॉमन रेशियो फाइंड की, उस
न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 से लेस आ गई, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज। और कन्वर्जेंट सीरीज का सम आप फाइंड कर सकते हैं s इनफाइनाइट a1/1 - r। ये फार्मूला यूज होगा, लेकिन सिर्फ कब, जब r mod <1 होगा। याद रखें, ये जो मैंने डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी या कन्वर्जेंट सीरीज की बात की है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रही हूँ, इन्फिनिट तक जा रही हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट तक नहीं जा रही तो फिर ये सारी बातें ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएंगी, ना वो सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी, ना डाइवर्जेंट, ना ऑसिलेटरी। इनको हम एसोसिएट ही इनफाइनाइट सीरीज के साथ करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है जी बड़ा सिंपल और सादा से है। अगर वो आपसे कहता है x/2 प्लस x²/4 प्लस x³ अप टू इनफाइनाइट इज कन्वर्जेंट, देन x is what। ठीक है जी, यूजुअली x is what की बजाय ज्यादा अच्छा क्वेश्चन इसका वो ये बनता है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है जी, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कि x की किस वैल्यूज के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो देखिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो भी उसने कंडीशन दी है, सबसे पहला काम है कि आपने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। अगर यहाँ आप कॉमन रेशियो फाइंड करें तो वो x/2 है। अब कन्वर्जेंट की कंडीशन हमने पढ़ी है कि कॉमन रेशियो का जो मॉड है मस्ट बी <1। तो कॉमन रेशियो का मॉड क्या है हमारे पास, दैट इज x/2 मॉड मस्ट बी <1। ठीक है जी, इस 2 को यहाँ से खत्म करना है तो दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया x mod <2। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ऑथर इस आंसर को ऐसे भी लिखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड पे 2 लिखा है, इसका नेगेटिव लेफ्ट पे लिख दें, पॉजिटिव इधर रहने दें, सेंटर में x लिख दें और सेम इनइक्वालिटी लिख दें, तो ये x की इन सारी वैल्यूज के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये इसका फर्स्ट आंसर है, ये इसका सेकंड आंसर है, दोनों में से जो भी लिखा हो वो ठीक है। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि वो आपसे पूछ सकता है कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। यही क्वेश्चन डाइवर्जेंट के लिए आ सकता है, फिर आप कर देंगे r mod <1, लेकिन डाइवर्जेंट के लिए आएगा नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंट के 2-3 डिफरेंट केसेस हैं, इसलिए यूजुअली ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट्स के साथ ही आता है। ठीक होगी जी बात। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं जी, नहीं तो मैं इसका अगला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जी। सर ऑसिलेटिंग सीरीज की एक एग्जांपल दे दें। ऑसिलेटर सीरीज ये होती है जी 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 प्लस अप टू इन्फिनिट। दिस इज एन ऑसिलेटरी सीरीज। सर इसका सम तो 0 नहीं होगा। कैसे 0 अगर होगा? इवन हो तो हमें क्या पता इवन है कि ऑड है? यही तो मसला है इसमें, इन्फिनिट तक जा रहे हैं इसीलिए तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैंने आपको क्यों कहना था कि जी सम नहीं फाइंड होता। इस समझ आइए बात, इन्फिनिटी तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ। आगे सर, आगे। ठीक है, हम इन्फिनिट तक जा रहे हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जी। वो आपसे कहता है कि 1/5 + 1/25 + 1/125 अप टू इनफाइनाइट, इसको सम अप कर दें। तो आप इसमें लिखेंगे जी कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a यहाँ पे 1/5 है और कॉमन रेशियो भी 1/5 है, 1/5 <1 होता है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास आ गया 1/5/4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका सम आ गया 1/4। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर आपने सम कंप्यूट करना हो तो ये इंतहाई आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, अब इसकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग
एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक एप्लीकेशन आज हम कर रहे हैं, एक मैं आपको कल बताऊंगा और मैं करवाऊंगा इसको शॉर्टकट मेथड से। आपकी बुक में एक्सरसाइज है जी 6.8, इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, आप भी जरा देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे लिखने का टाइम नहीं है। वो कहता है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 meters and it rebounds 2/3 of the distance it falls. If it continues to fall in the same way, what distance will it travel before coming rest? आपको ये क्वेश्चन इस तरह करवाया जाता है, कहते हैं जी कि एक लाइन बना लें, यहाँ से बॉल ड्रॉप हुई और इस रेशियो से ये क्या होती जाएगी, रिबाउंड होती जाएगी। ठीक है, फिर वो इसकी एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं, उसके दो हिस्से करते हैं, फिर ऐड करते हैं। मैं आपको सिंपल इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर दो चीजें मार्क करनी है। एक ये है कि वो बॉल किस हाइट से ड्रॉप की जा रही है, वो है कि 27 मीटर की हाइट से उसने ड्रॉप की है। ठीक है जी। दूसरा उसकी जो रीबाउंड है कि किस रेशियो से वो रीबाउंड होती है, तो यहाँ पे उसने दी हुई है 2/3। ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन यही पूछा हुआ है दोनों के अंदर कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि बॉल ने रेस्ट में आने से पहले टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैं आपको सिंपल इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। जो हाइट गिवन है वो लिख लें, कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, 27 से। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो रेशो वाले दो नंबर हैं, ऊपर इन दोनों नंबर का सम और नीचे इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। जो भी आंसर आएगा ये बॉल उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों जी, नहीं समझ आई बात? ओके क्यों जी, समझ आ गई बात कि नहीं आई, बताएं। चले इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 है, यहीं पे दिया हुआ है। वो कह रहा है जी व्हाट डिस्टेंस विल अ बॉल ट्रेवल बिफोर कमिंग रेस्ट इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 75 meters and after each fall it rebounds with the ratio of 2/5। तो कितना डिस्टेंस होगा जी, 75 को इन दोनों नंबर के सम से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें इनके डिफरेंस। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया, देखें जी 3 आ गया। यहाँ आपके पास 25 इंटू 7 होता है 175 मीटर। ये लीजिए। ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से करवा दिए, जो आपकी बुक में एक लेंथी प्रोसेस, आपको पता ही है इसका प्रोसेस आप कैसे करते हैं। ठीक है जी। कल हम डिस्कशन करेंगे जो होते हैं जी, हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, क्या कहते हैं उनको, रेकरिंग डेसिमल्स। कि रेकरिंग डेसिमल्स को वो किस तरह कन्वर्ट करता है। कहता है कि जी रेकरिंग डेसिमल जो है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है जी। या वो इनको एक और नाम भी देता है, दैट इज द वुल्गर फ्रैक्शन। तो अगर इनको वुल्गर फ्रैक्शन बनाना हो या कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसकी क्या टेक्निक होगी, ये इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। जी जल्दी से पूछें बेटा, 1 मिनट सर वो स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीन दिखा दें प्लीज। किसके स्क्रीनशॉट लेने हैं? सर पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ले। अब बेटा ऐसे बताएंगे तो फिर ये मुझे किसका, ये वाला जी? एक चीज आपसे पूछनी थी कि आपने वो अभी ये बताया कि अगर आर की वैल्यू -1 हो तो ऑसिलेटरी सीरीज होती है, और अगर आर की वैल्यू 1 से कम हो तो कन्वर्जेंट सीरीज होती है। 1 से कम नहीं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आर की वैल्यू नहीं। मैंने लिखा है आर मॉड लेस देन 1 हो, बी केयरफुल। ठीक है, मॉड इज समथिंग डिफरेंट, आर मॉड मस्ट, ये है जी, आर मॉड लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, कन्वर्जेंट का सम आप फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कन्वर्जेंट लेंस होता है ना, उसमें आपको पता है कि रेज कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह पे फोकस हो जाती है, डाइवर्जेंट में नहीं होती। ठीक है जी, चलो। नहीं नाम ग्राफ से भी है, लेकिन फिलहाल आप इनको इसी तरह से याद रखें। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। बाकी इंशाल्लाह फिर कल से जी।